पंजाब भी आ जाऊंगी। अभी तो फिलहाल मेरे मैम पास वैसे ये है कि सारे टीचर हिमाचल। आ रहे हैं मेजर टेस्ट में। नहीं, टीचर्स नहीं आ रहे हैं इस बार, क्योंकि सब दूर दूर, हर्षित सर तो बहुत दूर रहते हैं, वो तो एमपी में रहते हैं। सबसे पास मैं और मनीषा मैम ही रहते हैं। वो फरीदाबाद में रहती है, मैं मनीषा यहाँ पे। मैम से तो हम मिल चुके हैं। मिल चुके हो तुम लोग? कब मिले? यस मैम, बैच बनने से पहले। अच्छा, वो इंटरव्यू के लिए आए होगे ना तुम लोग? यस मैम। यस मैम। अच्छा, यस मुझसे मैम। कोई मिला है? मुझसे मिला है कोई? मैम आप थे नो वहाँ पे? मैम। नो मैम। नहीं, मैं एक बार आई थी मैम दिल्ली। शायद देखा तो है। अच्छा, मैं एक बार आई थी। मैम मनीषा मैम मुझसे तो मिले हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है, पता नहीं, मैं तुम लोगों से तो नहीं जानती थी तब तो तुम लोगों को। अच्छा, चलो सही है, ठीक है फिर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज अपना लेक्चर नंबर 8 रहेगा। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी क्या डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने? nth ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, है ना? ग्राफ हमने देख लिए मैम थे। हाँ सूडो जी। वाले के फर्स्ट ऑर्डर ही होता है बस, और कोई नहीं होता। क्या बेटा? सूडो ओनली, सूडो रिएक्शंस ओनली फर्स्ट ऑर्डर होती है। देखो, जनरली ना आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ही पढ़ते हो। जितना भी मैंने रिसर्च किया ना, तो वहां पे सूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस देखने को मिले कि हायर ऑर्डर की रिएक्शन जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर में, बट ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि उसमें वो एप्लीकेबल ही किस पे होती है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को। तो हो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट यस, जितना देखा है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ाया जाता है और पढ़ा भी जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वही पढ़ना है तुम लोगों को सिलेबस में भी, लोगों के। ऑल राइट, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अलग है। देखो, हमने इस चैप्टर को बेसिकली, तुमने अगर नोटिस किया हो तो 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी मैं इसको। पहला तो वो पार्ट है जिसमें मैंने तुम लोगों को राइट रेट लो लिखाना सिखाया, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे किसी भी रिएक्शन का, एक तो वो वाला पार्ट था। दूसरा पार्ट था जहां पे तुमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा था, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, है ना, हाफ लाइफ, उनके ग्राफ हो वगैरह। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आता है तुम्हारा। इसी में ही हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, इसी में ही हम कोलिजन थ्योरी भी पढ़ेंगे, राइट? तो ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है चैप्टर। और अगर तुम मुझसे पूछोगे मैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक तो ये वाला आर्हेनियस इक्वेशन वाला, राइट? और इससे पहले जो मैं आपको जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर करवाया था, वो जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस भेजे थे ना तुम लोगों को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वो सारे क्वेश्चंस आपके रिसेंट 2025 के थे। ठीक है, तो मतलब पिछले साल 2000, मतलब इसी साल 2025 में काफी ज्यादा वो टॉपिक को एकदम इतनी इंपॉर्टेंस दे दी गई थी, समझ रहे हो? ऑलमोस्ट हर 10 शिफ्टों में से 5 शिफ्टों में था वो प्रेशर वाला क्वेश्चन। और अगर तुमने सही मायनों में, सही तरीके से अगर तुमने क्लास अटेंड करी होगी वो वाली, तो तुमसे वो बने होंगे। बेशक 10 में से 10 ना बने हो, बट 6-7 तो पक्का बने होंगे उसमें से क्वेश्चन, अगर क्लास को थोड़ा सा सही से अटेंड किया था तो। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको कर लेने थे। और उसके बाद मैंने एक और डीपीपी आज सुबह ही शेयर किया है, उसको आप मंडे को देना। एक केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपी है और एक उसकी है, और इसकी केमिकल काइनेटिक्स वाली। तो वो आप मंडे को देना। मतलब अब जो भी आपको डीपीपी मिलेगी वो शिफ्ट होती जाएगी, क्योंकि आप लोगों का संडे में टेस्ट है, तो अभी उसकी ही प्रिपरेशन में अपना सारा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है? और बच्चे ओके, तो अभी 61 स्टूडेंट्स हैं। तो पहली चीज तो मेरी याद रखना, थोड़ा सा मैं वैसे कल बताऊंगी टेस्ट से रिलेटेड चीजें, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, जितने भी बच्चे बेशक घर बैठ के टेस्ट दे रहे हो या फिर ऑफलाइन आके टेस्ट दे रहे हो, एक बात का जरूर ध्यान रखना, केमिस्ट्री आपकी मुश्किल नहीं आती है। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, ये बात सच है। अगर आपको 25 क्वेश्चन दे रहा है ना, तो आप ध्यान से बैठ के अगर उसको पढ़ोगे ना, कई बार हमें पता क्या लगता है, हम लोग बहुत एंजियस हो जाते हैं कि अरे नहीं ये तो हमें नहीं आता, पता नहीं कैसा क्वेश्चन है। हम बिना क्वेश्चन को 2 बार पढ़े ही उसको जज कर लेते हैं कि ये तो हमसे बनेगा ही नहीं। तो हमेशा आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? पूरा टाइम आपको देना है, आपके पास 3 घंटा होगा, ठीक है? पहला मेजर टेस्ट होने वाला आप लोगों का
तो ये एज अ टीचर हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं जब चैप्टर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। और आप लोगों के लिए भी जरूरी है कि अगर मेरे सामने बहुत सारे चैप्टर्स का टेस्ट हो रहा है तो मैं उस अंडर प्रेशर किस तरीके से परफॉर्म करता हूँ, ये भी आपको देखना है। हो सकता है कि आपका स्कोर थोड़ा सा कम हो जाए, जो जनरली आपका चैप्टर टेस्ट में, मान लो अगर आप 70-80 नंबर ले रहे हो केमिस्ट्री में, तो हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए क्योंकि बहुत सारे चैप्टर का है, लेकिन ऐसे ही दे दे के आप लोग सीखेंगे। तो ये आप लोगों के लिए जितने भी मेजर टेस्ट हैं, टोटल आपके 6 मेजर टेस्ट होंगे पूरे साल में और 20 आपके मॉक टेस्ट होंगे अप्रैल अटेम्प्ट तक। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे पेपर मिलेंगे करने के लिए, तो प्लीज इनको बहुत सीरियसनेस के साथ, सिंसियरिटी के साथ देंगे। आप जरूर देखेंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। क्लियर है? अगर मान लो आपके 11th से क्वेश्चन गलत होते हैं तो इसका मतलब हमें 11th का पढ़ने की जरूरत है, समझ रहे हो। अगर आपके 12th में से कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, तो मतलब आपको वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। तो जब तक आप सिंसियरिटी के साथ नहीं दोगे टेस्ट, वो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो केमिस्ट्री के 25 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इन टीजर बेस्ड को देख के डरना नहीं है, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ेंगे। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं ना मेरा बेटा, आप लोग बना ले जाएंगे क्वेश्चन 15 तक, ठीक है। 15-16 हो सकता है कोई यादा भी बना ले, मैं एवरेज क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन को देखते ही जज मत करिएगा पेपर में। ऑलराइट, चलिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हाँ बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कौन है? ध्रुव, अच्छा, ओके। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, आरएनएस इक्वेशन, ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, कौन सी रिएक्शंस में हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या कराया था, एक तो मैंने एनर्ट ऑर्डर की जनरल इक्वेशन बताई थी, तुम लोगों को याद है, 1/KT is equal to 1/n-1 into 1/AT raised to the power n-1 minus 1/A0 raised to the power n-1। क्या यही बताया था मेरा बेटा? ध्यान Yes, रखो, ma'am. यहाँ पे n जो होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, वो 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा मैंने आप लोगों को हाफ लाइफ के बारे में बताया था कि जो हाफ लाइफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर n-1। और n क्या था हमारे पास? Order of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। अगर मान लो आपके पास 2 कंसंट्रेशन, 2 हाफ लाइफ दे दिया जाए या प्रेशर की टर्म्स में भी दे दिया जाए, ठीक है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान रखना, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर की हमने इक्वेशन करी थी, उसके हमने ग्राफ किए थे, है ना। और जनरल हमने इक्वेशन का, अगर मान लो मैं 1/AT रेज़्ड टू द पावर n-1 वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, तो उसमें स्लोप हमारा क्या था, याद करो, n-1 इंटू k था। उसका इंटरसेप्ट क्या था? इंटरसेप्ट होगा 1/A0 रेज़्ड टू द पावर n-1। याद करो, वो एडवांस वाला हमने 2019 वाला सवाल भी किया था इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो सभी अपनी नोटबुक खोलोगे, क्योंकि आज आपको दिखेगा मैं थ्योरी ज्यादा करवाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन भी कराऊंगी बट थ्योरी ज्यादा होगी, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, उसी के बाद क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज वहां पे नहीं बनेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले मेरा बेटा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी किसके बारे में बताती है? तो आप लोगों को ये बायोमोलिकुलर गैसियस एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में क्या बताती है, इसकी एक्सप्लेनेशन देती है। मतलब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को आप किस में पढ़ने वाले हो? जो आप रिएक्शंस लोगे वो क्या लोगे मेरा बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शन लोगे, ऑलराइट। और आपकी किस तरीके की रिएक्शन होगी? बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन होगी। मतलब आपके कितने रिएक्टेंट होंगे? 2 होंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, पहले सुन लेना, क्योंकि इसमें बहुत नई नई टर्म्स आएंगी, बहुत नई नई बातें आएंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैं A2 + B2 ले लेती हूँ, ठीक है, ऑलराइट। तो ये बनता है हमारा 2AB। ये क्या है हमारे पास? एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस इज
बायोमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा, ये देखो मेरा बेटा, अगर मैं बोलूं कि A2 है, मेरे पास B2 है, ठीक है। अब जब आपका रिएक्टेंट आप लेते हो वो प्रोडक्ट में चेंज होता है तो क्या हो रहा होता है, एक बात बताओ, A और A2 और B2 के मॉलिक्यूल जो है उनका कोलिजन हो रहा होगा, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, कोलिजन ma'am. हो रहा होगा। Ma'am. और कोलिजन के टाइम पे क्या हो रहा होगा, देखो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, कभी भी रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसके बीच में या तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है या फिर इंटरमीडिएट बनता है। क्योंकि हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये हम उसमें भी डिस्कस करेंगे जब मैं पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन तुम्हें ऑर्गेनिक का कराऊंगी। एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब होता है जो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही होती है, तो इसमें हम ट्रांजिशन स्टेट दिखाते हैं। मैम ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है साइमल्टेनियसली बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और साइमल्टेनियसली जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो क्या है, टूट रहे हैं। जैसे ए और बी का बॉन्ड बनेगा, ए और बी का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और जो पुराने वाले बॉन्ड है वो क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। ठीक है मेरा बेटा, इसको हम बोलते हैं ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और इसको हम ऐसे दिखाते हैं, मतलब एक हैश नहीं बनाते जैसे हम, वैसे उसके ऊपर लगा देते हैं। या तो इसको बोल दो तुम ट्रांजिशन स्टेट, या फिर क्या बोलोगे मेरा बेटा इसको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब जो ये बेटा जो ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेट मतलब समझ गए ना क्या दिखा रही हूं मैं इसमें, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग को दिखा रही, गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट आपको क्या मिल जाता है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद बनते ही आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब बात ये है कि मैम ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है ये हमारी क्या होती है, अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल। आइसोलेट नहीं कर सकते हो आप इसको, नहीं पढ़ सकते हो इसको अलग से। क्या तुमने बेटा ऑर्गेनिक में बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी है 11th क्लास में? पढ़ी है किसी ने? किसी ने भी? एनीवन? नहीं पढ़ी? अच्छा, ये पढ़ा है कि 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होते, ये पढ़ा है? ठीक है, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, इधर आओ, चलो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो मेरा बेटा, अब मैंने एक लाइन बोली ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो किसकी फॉर्मेशन कर लेती है, उसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेती है। एक बात सोच रहा मेरा बेटा, जैसे मेरे पास मान लो ये 4 मेंबर्ड रिंग है, देखना इधर मेरा बेटा, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो sp3 है ना, और sp3 में एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है ना। यहाँ पे भी अगर मैं कार्बन की बात करूंगी, दिस इज sp3 और एंगल क्या होता है 109 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन को कितना, इसको कितना एंगल चाहिए, 109 डिग्री का, लेकिन इसका एंगल कितना होता है 90, इसका कितना होता है 60, तो उसको चाहिए 109 है कितना, मिल कितना रहा है उसको 90, तो अब 90 से 109 पे उसको पहुंचना है, तो सिस्टम कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया, मतलब हाईली स्ट्रेन्ड, स्ट्रेन आ गया इसमें, हाईली स्ट्रेन सिस्टम आ गया। सेम ऐसे यहाँ पे 60 होता है, हमें चाहिए कितना लाना कितना होता है, 109 चाहिए होता है, तो ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तभी ऑर्गेनिक में ये बोला जाता है, अगर कभी सुना हो तो, नहीं तो सुन लोगे आगे, कि जो 3 मेंबर, जो मैंने रिकॉर्डिंग्स अपलोड की हुई है, तुम्हें टाइम लगेगा तो देख लेना, कि जो 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड की रिंग्स होती है मेरा बेटा, वो स्टेबल नहीं होती। अगर उनको मौका मिलता अपना स्ट्रेन रिलीज करने के लिए तो वो स्ट्रेन रिलीज करती है। तो अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो जो यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है, दिख रहा है सबको, 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो ये दैट इज व्हाई हमें रटवा दिया जाता है कि ये हाईली अनस्टेबल होता है, बट इसके पीछे रीजन क्या अनस्टेबल होने का, ऑर्गेनिक में पढ़ते हो आप, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। जैसे ये बनता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है मेरा बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शन, तो अगर आप चाहते हो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो पहले उसको कौन सी फॉर्म से होके गुजरना पड़ेगा, क्या बनेगा उसके बीच में, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है मेरा बेटा। अब एक बात बताओ,
रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के पास भी, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास भी कुछ एनर्जी होगी, हाँ या ना, प्रोडक्ट के पास भी कुछ एनर्जी होगी। और जबकि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है, अनस्टेबल है, और जो चीज अनस्टेबल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है उसकी एनर्जी, ये ट्रांजिशन स्टेट, उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से भी ज्यादा होती है, और उसकी एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से भी क्या होती है मेरा बेटा, ज्यादा होती है। इसको तो अभी मैंने हैंड जेस्चर से दिखाया है, अभी मैं पोटेंशियल जो है एनर्जी वाले प्रोफाइल डायग्राम से इसको दिखाऊंगी। पहले ये लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा, आस्क। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, इसके बाद ये लिख लीजिए मेरा बेटा, ये वाले पॉइंट्स लिख लीजिए। एट द टाइम ऑफ कोलिजन न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन AB, साइमल्टेनियसली ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक। दिस स्टेज इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट ऑलवेज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे Yes, ma'am. एक और, ठीक है, इतना लिख लिया। चलिए आइए, यहाँ पे एक और पॉइंट भी लिख लो। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, रीअरेंजमेंट, थोड़ा मैं लिखवाऊंगी बेटा आज, है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टेक प्लेस। हो रहा है ना रीअरेंजमेंट, बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं, है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट आपकी क्या होती है, अनस्टेबल होती है। सो इट्स एनर्जी किसकी एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इज मोर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लक्ष्य, गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? लक्ष्य, गौरव, क्लास में लिए बच्चे, लिख लिया? मैम एक बार टीएस बता देना, वो 4th पॉइंट में। क्या बता दूं मेरा बेटा? मैम 5th पॉइंट में टीएस इज TS इज ट्रांजिशन स्टेट। ओके मैम। ठीक है अर्पित, चलिए आगे चलूं। चलिए, अब यहाँ पे मैं पहले आपको, कोई बच्चा भी अब लिखेगा नहीं नोटबुक में, पहले आप मेरी बातें सुनेंगी, अच्छे से सुनेंगे, और मैं एक एक पॉइंट आपको लिखवा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो, पहले सुन लेना, है ना। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या है मेरा बेटा, यहाँ पे बेसिकली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बता रही हूँ, जहाँ पे यहाँ पे आप एनर्जी को दिखाओगे और यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस को दिखाओगे। कई बुक्स में रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी लिखा होता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, तुम बोल सकते हो। ठीक है मेरा बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या बना रही हूँ। यहाँ पे मैं एनर्जी दिखा रही हूँ रिएक्टेंट की, और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ एनर्जी प्रोडक्ट की। देख रहे हो? आइए, ठीक है, ऑल राइट, यस मैम। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे ये क्या है दिखा रही हूँ मैं, रिएक्टेंट दिखा रही हूँ, ठीक है, और ये क्या है मेरा प्रोडक्ट है। तो मैंने कहा था जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, R और P दिखा देती हूँ क्योंकि मेरे को बीच में और भी चीजें करनी है इसमें। मैंने आपको बोला जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो किसके थ्रू होके जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो ये जो पहाड़ की ऊंची चोटी है वो किसको दिखा रहा है मेरा बेटा, ट्रांजिशन स्टेट को दिखा रहा है। ऑल राइट, ठीक है। अब मेरा बेटा ध्यान से देखो, जो ये वाली एनर्जी होती है, ध्यान से देखो इधर, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, पहले या तो सुन लो। थ्रेशोल्ड एनर्जी, मैं रुक जाऊंगी फिर बाद में थोड़ी देर। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी तुम्हें देखते ही पता चल रही होगी, जो आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसको प्रोडक्ट में जाना है,
गेटिंग माय पॉइंट? हम तो quality जब product उसके बनने पास से minimum है। जब उसके पास इतनी एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी, तभी वो बैरियर क्रॉस कर पाएगा। ट्रांजिशन स्टेट इज द बैरियर, है ना? तभी वो प्रोडक्ट में चेंज हो पाएगा जब उसके पास इतनी एनर्जी होगी। यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. अगर मैं बोलूं थ्रेशोल्ड एनर्जी, अभी लिखवा दूंगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं कैसे बोलूंगी अगर मेरे को बोलना हो? मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। क्लियर है? ठीक है, मतलब रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी तो पोजेस करनी पड़ेगी टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, लेट से समझाने के लिए बोल रही हूँ, 120 किलो जूल पर मोल है ना? मतलब इतनी एनर्जी चाहिए पहुंचने के लिए, है ना? अब रिएक्टेंट के पास अपनी भी कुछ की एनर्जी होगी कि नहीं होगी? हाँ मैम, बिल्कुल होगी। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मान लेते हैं ये कितनी है, लेट से 40 किलो जूल पर मोल है, ठीक है? उसको कितनी चाहिए? 120। एक्स्ट्रा कितनी चाहिए? मैम एक्स्ट्रा 80। 80 चाहिए। तो जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी है, इधर देखना एक बार, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है हमें कितनी चाहिए? ये 80 किलो जूल पर मोल चाहिए। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई है वो क्या बोलते हैं? उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, नाम से ही पता चला, देखो एक्टिवेशन, मॉलिक्यूल जो है एक्टिवेट हो जाएगा भाई साहब, ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि रिएक्टेंट के पास अपनी 40 किलो जूल पर मोल है, उसको टोटल कितनी चाहिए? 120 चाहिए, है ना? तो मैं क्या करूं, और कितनी एक्स्ट्रा चाहिए? 80 से ज्यादा भी दे सकते हो, लेकिन 80 से अगर आपने कम दिया तो वो क्या बैरियर क्रॉस कर पाएगा? बोलो। No, ma'am. नहीं कर पाएगा। तो जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो रिएक्टेंट को टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, समझ आया? और ये क्या है? ये प्रोडक्ट की एनर्जी दिखा सकते हो आप, ठीक है? अब यहाँ पे इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम दिखाई दे रही है सबको, मैम हमेशा ही ऐसा है। Yes, ma'am. ठीक है? नहीं, क्या हमेशा ही ऐसा होगा? मतलब मैम हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी कम रहेगी रिएक्टेंट की। नहीं, there are two type of processes. First one is exothermic and next is other is endothermic process. तो हो सकता है प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो सकता है प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो रिएक्टेंट से, हो सकता है प्रोडक्ट की एनर्जी बराबर हो रिएक्टेंट के। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करें, धीरे धीरे करूंगी। देखो एक बार आगे करके आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है? इतना समझ में आया? बस मुझे ये बता दो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। और मैं बोल सकती हूँ कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, बोलो। Yes, ma'am. या यू कैन ऑल्सो से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, मतलब कुछ भी एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बोल दो, ठीक है? अब आ जाओ, लिख लो ये जो मैंने जितना भी समझाया है इसको लिख लो। सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट के बारे में तो आई होप तुम सभी लिख चुके होगे, ये वही चीज है जो भी मैंने पिछली स्लाइड में लिखवाया था कि रीअरेंजमेंट होता है, लीस्ट स्टेबल स्टेट होती है, तो इसकी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है? ज्यादा होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से, ठीक है जी? बोलो। Yes, ma'am. चलिए, उसके बाद आते हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख लीजिए मेरा बेटा, मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी विच द रिएक्टेंट पोजेस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये आपकी क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी। लिख ली? फिर वो कह रहे हैं सिंस इट इज नेसेसरी दैट रिएक्टेंट पार्टिकल्स रीच टू द ट्रांजिशन स्टेट, पहुंचना तो पड़ेगा, उतनी एनर्जी तो चाहिए टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्रांजिशन स्टेट की, वो एक्चुअली है क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी है रिएक्शन की, ठीक है?
जो टोटल एनर्जी है बेटा वो आपके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? पता चल गया क्या कहता है थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी लिखो सारे बच्चे, साथ साथ लिख लो क्योंकि मैं बहुत स्लो बता रही हूँ। साथ साथ लिख लो। एक्टिवेशन मैम क्या है एक मेरा सेकंड बेटा? के लिए स्लाइड पीछे करना। लिखना है क्या आपको? मैम बस देखना है पीछे वाली स्लाइड, एक सेकंड के लिए दिखाना। लो लो, 1 सेकंड या 10 सेकंड के लिए ले लो, ठीक है। चलो यस मैम। चलिए, उसके बाद आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। लिखिए फटाफट। द मिनिमम एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। लिखो इसको। अब मेरे को एक बात बताओ, इधर आना एक बार। जो मैंने डायग्राम बनवाया था इसमें जो मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है मेरा बेटा, वो किसके बराबर होगी? रिएक्टेंट की एनर्जी के प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के। कंफर्म यस कीजिए मैम। मेरे को। यस मैम। तो मैं लिख दूं कि जो मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी के और एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगा। तो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की रिएक्टेंट। एनर्जी माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। ठीक है। टोटल एनर्जी देखो, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो इक्वल होगी। ऑलराइट, लिख लिया इतना? मैम 2 मिनट। हम एक बार रिपीट करना। मैं कह रही हूँ कि जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। जो भी आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल है उसके पास अपनी एनर्जी होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैं ये बोल सकती हूँ क्या, जब मेरे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनके पास जो एनर्जी है, जब वो एक्टिवेशन एनर्जी के या तो बराबर हो जाए या फिर उससे ज्यादा हो जाए, तो तब आपका क्या होगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो, बोल सकती हूँ मैं? यस मैम। मतलब यस जो मैम। मेरी मॉलिक्यूल की जो है ना, मॉलिक्यूल्स के पास भी एनर्जी होगी, जब उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगी या उससे ज्यादा हो जाएगी, तब वो क्या करेंगे? उस बैरियर को क्रॉस करके क्या कर देंगे? आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। यस मैम। ये इसको मैं आगे चल के यूज करूंगी इस वाले पॉइंट को, तो इसको लिख लेना। चलो, लिख लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। एक यस पॉइंट मैम। मैं और लिखवा रही हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट और लिखवा रही हूँ। लिखो एक बार। एक काम करती हूँ, यहाँ लिखवाती हूँ। यहाँ लिखो मेरा बेटा, एक पॉइंट लिखो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिख लो एक बार, फिर समझाती हूँ। बट में ग्रेटर, लेस देन और इवन इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसको एक बार लिख लो, मैं समझाती हूँ। देखो,
इस बेसिस पे ना मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगी मेरा बेटा। एक मैं करूंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक मैं करूंगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन तुमने सुना होगा, जहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जहां पे डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव में होता है, और एंडोथर्मिक में चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो मैं दो प्रोफाइल डायग्राम बनाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगी एक्सोथर्मिक का। ठीक है, ध्यान से देखना, एक्सोथर्मिक का बनाऊंगी एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब देखो बेटा, थोड़ा सा सोचना, रट्टा मत मारना। एनर्जी कब रिलीज होती है, जब आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मतलब लाइक स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तभी एनर्जी रिलीज होती है। यस और नो? और एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो, यानी कि जो आपका रिएक्शन हो रही है उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका स्टेबल नहीं बन रहा, तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती प्रोडक्ट बनने पे जितनी आपको खर्च करनी पड़ती है रिएक्शन को कराने के लिए। तो उस केस में जो चेंज है वो क्या आ जाता है मेरा बेटा, पॉजिटिव आता है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक में क्योंकि मेरा बेटा आपका बॉन्ड स्टेबल है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर बॉन्ड स्टेबल है तो मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए मैं रिएक्टेंट की एनर्जी को ऊपर दिखाऊंगी और प्रोडक्ट की एनर्जी को क्या दिखाने वाली हूँ, बोलो, नीचे दिखाने वाली हूँ। ऑलराइट, यस मैम। और यहाँ क्या मैम दिखाऊंगी ये मैं, पॉइंट रिपीट कर देना। करती हूँ। यहाँ पे क्या दिखाऊंगी, एंडोथर्मिक में क्या बोला मैंने कि Unstable. आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि आपका बोन स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा होता है। ठीक है, तभी इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जितनी तुम्हें देनी पड़ जाती है उसको करवाने के लिए। तो यानी कि एंडोथर्मिक के केस में जो आपकी मैं रिएक्टेंट की एनर्जी है वो नीचे दिखा रही हूँ थोड़ा, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो थोड़ी सी आपको दिखाई दे रहा है ऊपर दिखा रही हूँ। तो ये यहाँ पे एंडोथर्मिक का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, देख रहे हो सारे बच्चे। एक्सो में प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे है, एंडो में प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर है। बनाया? यस मैम। मैम इनके रीजन एक Yes, बार ma'am. वापस रिपीट कर देते हैं। अर्पित कांट हियर यू, क्लियरली बोलो क्या कह रहे हो, सुनाई नहीं। मैम इसके रीजन वापस रिपीट कर देते, थोड़ा समझ नहीं आया। ऑलराइट, एक्सोथर्मिक पढ़ा है तुम लोगों ने, क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पढ़ी है? यस मैम। क्या होती है मैम जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज कब होती है, जब बॉन्ड तुम्हारा जो बन रहा होता है, लाइक जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है, वीक की हो रही होती है? मैम स्ट्रॉन्ग की। यस, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तब एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है, आपका बॉन्ड स्टेबल होता है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी प्रोडक्ट की, कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? मैम कम हो जाएगी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम है एक्सोथर्मिक में, एंडो में ज्यादा है। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, कंफर्म कीजिए। यस मैम। ये वाली एनर्जी, ठीक है, और ये वाली एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी, कंफर्म कीजिए। और ये Yes, वाली ma'am. एनर्जी है प्रोडक्ट की एनर्जी, कंफर्म कीजिए। यस ठीक है, और Yes, ये ma'am. क्या है मेरे पास, ये वाली एक्स्ट्रा वाली, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, एंड ये क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, प्रोडक्ट और एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, है ना। तो Yes, अगर ma'am. मैं बात करूं यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी और यहाँ पे ये देखो प्रोडक्ट की, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा बेटा, एंथैल्पी। यस और नो? मैम एनर्जी रिलीज। हाँ, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अगर मेरा बेटा डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, चेंज कैसे निकालोगे,
प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो क्या निकल के आएगा, नेगेटिव में निकल के आएगा, डेल्टा एच। बोलो। यस मैम, नेगेटिव है। यस मैम। तो ये क्या हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें देखो एंडोथर्मिक में कैसे दिखाऊंगी, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ओ सॉरी क्या बोलते हैं उसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल एनर्जी बोल दो। ठीक है, और ये क्या हो गया मेरा बेटा, इधर आओ, रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, और ये क्या हो गई, प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। बेटा माइक म्यूट कीजिए जिसका भी इश्यू है। और इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एच। एंथैल्पी। एंथैल्पी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत ही बढ़िया। इसमें भी डेल्टा एच क्या होगा, कर सकते हैं क्या? डेल्टा एच क्या होगा, ईपी माइनस ई आर। तो इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा मैम है। ज्यादा। और जिसको भी नहीं क्लियर हुआ क्लास के बाद में रुकना, मैं ऑलरेडी 3 बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं दोबारा नहीं करूँ। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा तो डेल्टा एच क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पीर बख्श कहाँ है, आज गुम है क्या, यस मैम। कहाँ गुम हो। मैम लिख रहा था। अच्छा ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है, पहले तो ये बना लो सारे बच्चे। बना लो। और थ्रेशोल्ड एनर्जी तो पता ही लग रही होगी यहाँ से आप लोगों को, रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, और इसमें भी थ्रेशोल्ड एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। ग्राफ से रिलेटेड अभी सवाल आ रहे हैं बेटा पिछले 3 साल से, इसलिए मैं थोड़ा जोर देके इसको बता रही हूँ। ठीक है, बना लिया एक बार, ये बताइए सारे बच्चे। यस मैम। यस मैम। आइए, अब मैंने एक लाइन लिखवाई थी, मैंने कहा था कि प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी से। तो दोनों डायग्राम में तुम ये चीज कंफर्म करो, क्या मेरी प्रोडक्ट की एनर्जी कम है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, बोलो। यस मैम। यस मैम। क्लियर हुआ, चलिए यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट बोला है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और बराबर भी हो सकती है। बात तो ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट की एनर्जी से, और यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है रिएक्टेंट की एनर्जी से। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें मैम दो केस, एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी एंथैल्पी, मैम एक्टिवेशन एनर्जी उस टाइम 0 हो जाएगा। क्यों, एक बात बताओ, तुम्हें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है ना, तो तुम्हें No, कुछ मैम, अगर मैम रिएक्टेंट मैम एंथैल्पी 0 होना चाहिए। एनर्जी यस मैम, एंथैल्पी 0 होगा। थ्रेशोल्ड के बराबर। फिर से बोलो बेटा। मैम अगर रिएक्टेंट ने पहले से ही इतनी एनर्जी पोजेस कर रखी है जितनी उसको चाहिए थ्रेशोल्ड की जितनी, कुछ तो बेटा Activation- एक्टिवेशन, देखो जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा उसको कुछ तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही चाहिए होगी। ठीक है, मैम एक्टिवेशन मतलब कभी एनर्जी 0 नहीं होगी एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी आप 0 नहीं बोलोगे। मैम एंथैल्पी 0 हो जाएगी। हाँ, एंथैल्पी आप बोल सकते हो। मैम इक्वल हो गई। हाँ, क्योंकि एनर्जी जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो आपकी सेम हो गई, तो एंथैल्पी आप बोल सकते हो वहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा मेरा बेटा, तो उसको कुछ ना कुछ तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही हो। ठीक है, चलिए ये बना लिया। और सेकंड ये वाला पॉइंट भी आई होप क्लियर हो गया होगा जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था। ठीक है, अब एक और पॉइंट लिखिए, क्या लिखोगे, लिखो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, लिखो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा, डेल्टा एच से ज्यादा होगा ऑलवेज।
पहले लिख लो फिर समझाऊंगी इसको। तीसरी चीज इसी में ही लिख लो या तो, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन activation energy can be greater, less than or equal to delta H। लिख लो पहले इसको। मैम हो गया। चलिए हो गया। तो मैं समझाती हूँ, ये आप मत बनाना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे, अगर लिखना है तो लिख लेना, बाकी समझाने के लिए मैंने लगाई है ये। मैम एक सेकंड पीछे करना स्लाइड। अर्पित ये लास्ट है, बाद में आपके पास पीडीएफ आएगी, आप वहीं से देखेंगे। आइए इधर, जैसे ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, दिख रहा है, एक मिनट, हाँ। तो ये क्या है, अगर एक बात बताओ, माइक म्यूट करो अपना जिसका ऑन है, ये क्या हो जाएगी मेरे पास, डेल्टा एच हो जाएगी, कंफर्म कीजिए। यस मैम। और ये मेरे Yes, पास क्या ma'am. है, एक्टिवेशन एनर्जी है, मान लो ये ईए है, मान लो Yes, मैं ma'am. कोई और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, मतलब इसी में ही मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए हो, मैं कोई एक दूसरा पाथ बना देती हूँ, ये वाला बना देती हूँ, ठीक है, लेट्स से ये वाला बना दिया, ठीक है। तो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी मेरा बेटा, समझ रहे हो, ये वाली ये मैम देखो, कम हो जाएगी। कम कम हो हो जाएगी, जाएगी। तो इसको कम हो जाएगी। ई ए डैश से मैं, ठीक है। अब एक और ले लेती हूँ पाथ, मान लो ये वाला ले लिया, ठीक है, ये देखो ये वाला, मैम ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना? अभी मैं नहीं बात कर रही उसकी, अभी आ रही नेक्स्ट इक्वेशन पे आऊंगी तब पूछना। यहाँ पे देखो, मैम यहाँ और कम हो जाएगी। पे हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, Yes, मतलब ma'am, और और कम कम हो हो गई, ठीक है। यस मान मैम लो और कम इसको होगी। ये डबल डैश से दिखा दो। तो आप मुझे ये बताइए, क्या तीनों के केस में एक्टिवेशन एनर्जी मेरा डेल्टा एच से ज्यादा है या नहीं है? यस मैम, ज्यादा है। ज्यादा है मैम। केस में मेरा पहले वाले केस में भी ज्यादा था, दूसरे वाले केस में भी ज्यादा था, और तीसरे वाले केस में भी क्या है, ज्यादा ही है, ठीक है। यानी कि मेरा बेटा, मैं क्या बोल रही हूं, मैंने बोला था एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा रहेगी। ये मैंने इसलिए समझाया डायग्राम के थ्रू, अगर कभी आपका स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ गया तो वहां पे आपको अगर मान लो नहीं याद है तो आप फटाफट बना के भी देख सकते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता Yes, है, ma'am. पहले एक्सोथर्मिक Yes, का ma'am. बता लेने तो मेरे को। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने कहा ग्रेटर भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, और इक्वल टू भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैं तीन पॉसिबिलिटी लेती हूँ। एक तो यही वाला हो गया कि ये एक्टिवेशन एनर्जी ये है और ये डेल्टा एच है, ठीक है, ठीक है। देखो इसमें तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है पहले वाले केस में, ठीक है। दूसरा केस और ले लेती हूँ मेरा बेटा, देखना एक बार, ठीक है। इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, देखना, ये डैश, और देखो ये और ये बराबर ही है, दिख रहा है। यस मैम, इक्वल। यस मैम। एक और केस ले लेती हूँ, अभी तो मैं हाथ से बना रही हूँ तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक ये वाला केस ले लेती हूँ, यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी मैम यानी अब कि कम क्या, हो गया। कम कम हो हो गई। गई मैम। डबल डैश लेते हो यानी कि ये कम हो गई। क्या ये लाइन समझ में आ गई जो मैं बता रही थी? लेस Yes, देन भी ma'am. हो सकती है, यस मैम। ग्रेटर देन भी हो सकती है, इक्वल टू भी हो सकती है, लेकिन आपका जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वहां पे क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन लगाइए बेटा, 2022 में आया था ये, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का एक बार।
आंसर नहीं बताएगा कोई, जिसका हो गया वो हैंड रेज कर लेगा। मैग्नीट्यूड बताना है एंथैल्पी का। बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट ये। पीर बख्श का हो गया, वेरी गुड। जल्दी हैंड रेज करिए। क्या आ रहा है मेरा बेटा? मैम 45। मैम 45 45। आ रहा है मैम। वैसे नेगेटिव आएगा लेकिन Five. मैग्नीट्यूड बताना तो 45 आ रहा है, उससे 15 को माइनस कर देंगे तो 30। 45। Yes, अब ma'am. देखिए, आपको एंथैल्पी पूछा है, तो ये डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? एंथैल्पी, यानी कि y के बराबर है और y क्या है? 45। ऐसे कर लो, वरना डेल्टा H क्या होता है मेरा बेटा? EP माइनस ER होता है। प्रोडक्ट की एनर्जी मेरे पास ये है, यानी कि वो Z के बराबर है, माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी ये वाली है, यानी कि वो Y प्लस Z के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि ये किसके बराबर आ जाएगा? y के, क्योंकि मैग्नीट्यूड बताना है तो आपको साइन नहीं कंसिडर करना, अदरवाइज साइन कंसिडर करते तो क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक का ग्राफ है तो फिर वो -45 आसान था। तो यहाँ पे 45 आंसर आ जाएगा। आ जाओ। मैम एक बार तो डाउट हो गया था आंसर पे कि मैम सीधा आ रहा है तो 45 गलत है कि गलत तो नहीं होगा। मैम इसलिए बोला ही नहीं। अच्छा, नहीं गलत नहीं है, ठीक है, ऑल राइट। गलत उनके लिए हो जाएगा जब जो सिर्फ ये डायग्राम ऐसे पढ़ के आएगा कि एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, खत्म। अगर वो डेल्टा H रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी को लेबलिंग नहीं करेगा, फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, उसको अजीब लगेगा, सवाल ही क्या है। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालो आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन तुम लोगों को याद है बेटा? जब मैं आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर ले रही थी या सेकेंड लेक्चर ले रही थी, तब मैंने तुम्हें बोला था कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, बताया था मैंने। यस मैम। तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपका किसने दिया है? आर्हेनियस ने दिया था। अब आर्हेनियस की इक्वेशन की कोई डेरिवेशन नहीं करनी होती है आप लोगों को, आपको डायरेक्ट उसकी इक्वेशन ध्यान में रखनी होती है। उसकी इक्वेशन क्या है मेरा बेटा? ध्यान रखना, स्मॉल के है, ठीक है, स्मॉल के रिप्रेजेंट रेट कांस्टेंट, कैपिटल के रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये किसके बराबर होता है? k इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस, ध्यान रखना रेज टू द पावर है, माइनस EA बाय RT। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं एडवांस में भी। अब यहाँ पे ये तो मैम एक छोटी सी इक्वेशन आपने बता दी है, लेकिन यहाँ पे जो ये टर्म्स है मेरा बेटा, ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले सबसे आसान जो T है वो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। मतलब जब आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है तो यू शुड कन्वर्ट इनटू केल्विन, है ना। उसके अलावा ये क्या है? तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन की, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी चाहिए होगी बैरियर क्रॉस करने के लिए, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि एनर्जी है तो यहाँ पे जूल पर मोल, कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल में तुम्हें यहाँ पे इसकी यूनिट देखने को मिलेगी। अगर एनर्जी जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल में ले रहे हो तो आर की वैल्यू भी फिर हमें उसके अकॉर्डिंग ही लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी कौन सी लोगे? जूल या कैलोरी वाली लोगे, या तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन वाली लोगे, या फिर 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन लोगे। वैसे तो एग्जामिनर दे देता लिख के, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि आपको वहां पे लिख के मिलेगी, आपको याद होनी चाहिए 8.314, ठीक है।
मैं यहाँ पे पहले ही तुम्हें बता रही हूँ, जब तुम्हें मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी लिख लो, तो 8.314 को तुम 25/3 लिख सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ी सी तुम्हें आसानी हो जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, बोलो। यस मैम। यस मैम। उसके अलावा वो क्या है तुम्हारा, ए यहाँ पे आरेनियस फैक्टर बोलते हैं इसको, इसके काफी नाम होते हैं, आरेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कोलिजन फैक्टर, है ना। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से पहले लिखा जा रहा है, दैट इज व्हाई प्री एक्सपोनेंशियल, ठीक है। लिख लो, लिखना है तो। फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब के क्या है मेरा बेटा, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको रेट कांस्टेंट बोल दो, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हो। मैम ये कैसे, आप तो के को ए बोल रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरा बेटा, इधर आओ, हाथ किसी के ऊपर है, कुछ हुआ? अच्छा, वो क्वेश्चन बता रहे थे तभी, नीचे कर लो। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी किस में होगी मेरा बेटा, मान लेते हैं इसको हम किस में ले लेते हैं, जूल में ले ले, जूल पर मोल में ले लेते हैं। आर की यूनिट को हम जूल पर मोल पर केल्विन में ले लें, और टेम्परेचर को किस में लेना, केल्विन में। तो एक बात बताओ, ये कैंसिल, तो इसकी कोई यूनिट बची नहीं बची। तो यानी कि जो के की यूनिट होगी वही किसकी होगी, ए की यूनिट होगी। बोलो क्या कहते हो? मैम एक डाउट है। यस मैम। बोलो बेटा। मैम इसको ए को भी solve प्री कैसे एक्सपोनेंशियल करेंगे? कहते हैं और के को भी। अरे एक एक करके बोलो, तो धनंजय से पहले कौन बोल रहा था? मैम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन को यस मैम। आगे आएगी ना तब बताऊंगी कैसे सोल्व करना है, ठीक है। टेंशन ना लो उस चीज की, सोल्व कैसे करना है इसको हम लोग में लेके जाएंगे बेटा सोल्व करने के लिए, ठीक है। यस धनंजय, नाउ आस्क योर क्वेश्चन। मैम ए के भी स्लैश में लिख रखा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और के भी लिख रखा है। देखो, क्योंकि अभी मैंने बोला ना ये यूनिटलेस होगा, ठीक है आपका, ठीक है। एक ये बात बताओ, यूनिटलेस होगा। हाँ यूनिट नहीं है ना इसकी, ए बाय आर टी की दिख रहा है ना, कैंसिल आउट होगी, तभी तो मैंने बोला एक यूनिट के वाले यूनिट के बराबर ही होगा, ठीक है। यस। बोल सकती हूँ ना। अब मैम रेट कांस्टेंट को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों लिखा है, बस 1 मिनट बाद मैं बताऊंगी कि क्यों लिखा है, ठीक है। 1 मिनट बाद बताऊंगी, ठीक है। हो जाएगा ये, इतना लिख लो पहले फटाफट से, फिर आगे 1 बाय 1 चलते हैं। ए के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी है आप लोगों को। और हाँ, एक और लिख सकते हो तुम कन्वर्जन, 1 कटोरी में 4 जामुन। ये काम आ जाता है कई बार, अगर तुम्हें कैलोरी को मान लो जूल में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान रखना 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.184 जूल होते हैं। इसको याद कर सकते हो, 1 कटोरी में 4 जामुन। ऑल राइट, थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होती है ये वाली यूनिट। ओके मैम। चलिए आगे चल। कटोरी में 4 जामुन बोला है। हाँ, 1 मैम कटोरी 4 ही में लेके आएंगे, 0.184 भूल जाएंगे। मैम रसगुल्ला हाँ, नहीं होगा? नहीं, तुम्हें रसगुल्ले खाने हैं तो तुम अपनी तरफ से उसको जामुन से रिप्लेस कर सकते हो। मजे लेते हो तुम भी, आ जाओ इधर। चलिए, उसके बाद मेरा बेटा एक बार ना इंडिविजुअल टर्म को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अरेनियस फैक्टर ना बड़ा रोल प्ले करने वाला आगे कोलिजन थ्योरी में भी। तो अरेनियस फैक्टर को मैंने बोला ना, इसको एक तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, है ना, ऑल्सो कॉल्ड। कोई मुझे बताएगा वाई फ्रीक्वेंसी फैक्टर? तुम सोचो, मैं लिखती हूँ। मैम ये एक फ्रीक्वेंसी का फैक्टर है इसलिए। नहीं सुनो। वाह। देखो, अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई, जो आरेनियस फैक्टर है, ठीक है, उसकी जो यूनिट होगी वो के की यूनिट के बराबर होगी, यूनिट की मैं बात कर रही हूँ, है ना। और एक बात बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के केस में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड। पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में आरेनियस फैक्टर की यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेकेंड।
दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यस मैम, पर सेकंड फ्रीक्वेंसी। अब जो मैंने तुमसे सवाल पूछा वो पता है कहाँ पूछा गया था? पीएचडी के इंटरव्यू में पूछा था, वैसे ही मैंने पूछ लिया तुमसे। मैम हमारी हो जाएगी पीएचडी क्लियर। अरे वैसे ही पूछा पहले तो जेई हुआ था। मैं मतलब लाइक मैंने नहीं दिया था इंटरव्यू, बट हाँ मेरे कलीग ने दिया था ना, तो फिर वो हम पूछते रहते ना क्या पूछा क्या पूछा। ये बहुत साल पहले की बात है, 6 साल हो गए इस बात को। तो हाँ मुझे याद रहती है वाली चीज जब पढ़ाती हूँ तो यही पूछा था उनसे कि आरेनियस फैक्टर को फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों बोलते हैं। मैम ठीक अभी है? नेक्स्ट जेई का सवाल है। नहीं अभी नहीं आएगा जेई का सवाल, थोड़ा लेट आएगा बेटा। ठीक है चलिए आइए। हम जवाब दे पाए थे? उन्होंने जवाब हाँ दे दिया था बेटा, दे दिया था। प्रदीप की बुक में लिखा हुआ है बेटा इसका आंसर, जो अभी मैंने बोला ना, प्रदीप की बुक में लिखा हुआ है। आ जाओ इधर, हटाओ इसको। चलो ओके ऑल राइट, आगे लिखिए बेटा। और क्या बताता है आरेनियस फैक्टर? टोटल कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जल्दी लिखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। आज थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाला पार्ट था ना, इस वजह से क्वेश्चन नहीं आए। एक तो तुम्हारी क्लास भी तो कम टाइम की लगता है, देखो 8 भी बज गई। मैं तुमसे आज के बाद कम बात करूंगी एंड बहुत ज्यादा पढ़ा के जाऊंगी। टोटल कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इररिस्पेक्ट, मतलब इसका मतलब क्या है? जो आरेनियस वेक्टर है ना बेटा ए, वो क्या बताता है? वो मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी है, कम है ज्यादा है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करता। वो सिर्फ ये देखता है कि कोलिजन कितने हो रहे हैं, बस सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, यानी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कोलिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैंने या नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में तुम्हें मैं कोलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये मतलब है कि जितना ज्यादा कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही क्या होगा तुम्हारा आरेनियस फैक्टर की वैल्यू। ठीक है जी, बोलो। और जो ए होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट टी, जब टेम्परेचर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। एक बात बताओ, ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, मान लो मैं बहुत ज्यादा इनफाइनाइट ले रही हूँ, तो 1 बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0, और ई की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। तो उस केस में जो के होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। यस मैम। मैम ये अब समझ में आया यहाँ पे क्यों लिखा था रेट कांस्टेंट फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर? जब ये किस केस में बात कर रहे हैं? जब टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा है। अगर आपको इसको हटाना है आप हटा भी सकते हो। ठीक है, ओके। हो गया? जल्दी बोलो। उसके बाद आता है जो आरेनियस इक्वेशन में तुम्हारी ये वाली टर्म है ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, ये क्या बताती है? ये बताती है मेरा बेटा कि मान लो तुम्हारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल 1000 है, 1000 मान लो, उसमें से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, सारे नहीं, उनमें से कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी एनर्जी, किसकी एनर्जी? मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होगी? एक्टिवेशन एनर्जी की या तो बराबर होगी या फिर उससे ज्यादा होगी। ये फैक्टर क्या कर रहा है? उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये। तो यानी कि ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी क्या हो गया? टोटल मॉलिक्यूल कितने थे स्टार्टिंग में, है ना? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें से कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो क्या कहते हैं? और तुम्हें अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दूं 100 से? यस मैम। यस मैम Yes, ma'am. अभी तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाती हूँ इसका। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी को 100 से। ठीक है, चलिए हो गया ये। अब सारी टर्म्स पता चल गई, के क्या है, ए क्या है,
आर क्या है, ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी क्या है, ई ए क्या है, टी क्या है, आर क्या है, एक एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए तुम लोग, ठीक है। चलो अब आते हैं आर्हेनियस इक्वेशन लोगरिथम। किसने पूछा था, पीर बख्श ने पूछा था ना मैम इसको कैसे सोल्व करेंगे, आ जाओ एक बार। क्या इक्वेशन बताई है मैंने, यही इक्वेशन बताई है, बोलो। आप Yes, ma'am. क्या करोगे, दोनों Yes, साइड ma'am. ln ले लोगे, ln ले लो दोनों साइड, ln a प्लस ln e रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी होगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ln mn क्या होगा, ln m प्लस ln n, ठीक है। ln e क्या होता है मेरा बेटा, 1 होता है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, एक तो ये आ गया, और अगर मेरे को इसको लोग में चेंज करना हो तो कर सकती हूँ, हाँ मैम, ln को लिख दो 2.303 लोग, 2.303 लोग है, बोलो, और Yes, ma'am. Yes, माइनस ए बाय आर टी। A अब मैं RT. क्या करूं, दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, log k इज इक्वल टू log a, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, मैं पढ़ा रही हूँ अभी 5-10 मिनट, आर टी, बोलो। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों लिखवाया मैंने ये, ताकि मैं आप लोगों को ग्राफ बता सकूं। पहला ग्राफ होता है मेरा बेटा ln k वर्सेस 1/t के बीच में, दूसरा ग्राफ होगा log k वर्सेस 1/t के बीच में। तो अगर ln k वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ है तो तुम खुद देखो कि क्या ग्राफ आएगा। y एक्सिस पे कौन है, ये, x एक्सिस पे 1/t, ये स्लोप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। Intercept. तो कैसे आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Decreasing. Yes, ma'am. 1/t, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस Minus e E by R. और Minus इंटरसेप्ट E हो by जाएगा R. इसका ln। LN. और log ln. k वर्सेस 1/t का ग्राफ क्या हो जाएगा, वो भी वैसा ही होगा, लेकिन मैम बस जो लोग स्लोप चेंज हो होगा जाएगा। माइनस ए बाय 2.303 आर हो जाएगा, R. और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा। Log क्यों, A. क्योंकि अभी मैंने लिखवाया log k इज इक्वल टू log a, बस यही करते हैं, आते हैं क्लास में चले जाते हैं, कोई नहीं बेटा। लिख लिया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार ग्राफ और समझा देना। दोबारा समझाऊं, यस Yes, ma'am. समझा देखो, दो एक बार. एक समझा देती हूँ, log k वर्सेस log k वर्सेस 1/t का। तो ये मैंने आपको log की टर्म्स में फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। तो ये y एक्सिस पे होगा, 1/t x एक्सिस पे होगा, तो स्लोप क्या होगा इसका, माइनस ए बाय 2.303 आर, और इंटरसेप्ट क्या होगा मेरा बेटा इसका, ओके। ऐसे ln के वर्सेस 1/t में स्लोप ये हो जाएगा और इंटरसेप्ट ये हो जाएगा। कैसे यूज करना है इसको भी बताती हूँ। तीसरा ग्राफ होगा मेरा बेटा k वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। तो एक बात बताओ, हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये सोच के बताना। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ए बाय आर टी कम हो जाएगा, Yes, ma'am. तो ये भी कम होगा, यानी कि माइनस में कोई Yes, चीज ma'am. कम हो रही है मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा मेरा, बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ऐसे। 2019 में आया था ये सवाल जेई में, अभी मुश्किल है, सिंपल आए सवाल, बट जेई 2019 में आया था कि बताओ रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर के बीच में कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है। आजकल क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं ज्यादा, एक करवा दूं इस पे क्वेश्चन बेस्ड, बताओ ना करवाऊं, अरे कर लो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. करवा दो. ये क्वेश्चन एडवांस बहुत पुराना आया था 2009 में, और सेम क्वेश्चन आया था जेई 2022 में। क्या पूछा है इसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, टी टेम्परेचर है, के रेट कांस्टेंट है, और आपको ये इक्वेशन दे रखी है, दिख रहा है। Yes, ma'am. आपसे पूछा है कि ए क्या होगा और ई क्या होगा। तुम्हें बस ये देखना है कि तो जो मैं एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिल रहा है वो किसकी फॉर्म में है, log की फॉर्म में है
तो log की फॉर्म में मैंने तुम्हें कौन सा एक्सप्रेशन करवाया? अभी यही वाला करवाया। टिप्स पे याद होना चाहिए, सपने में पूछे तो कोई पता होना चाहिए तुम लोगों को। यही करवाया है, सोच के बताओ। यस मैम। यस अब मैम। इस Yes, ma'am. इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, तो मुझे दिख रहा है जो log a है उसकी वैल्यू क्या दी हुई है बेटा? 6, 6 6.0 मैम. यानी कि a क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6। 6. और इसकी वैल्यू इससे कंपेयर करो, यानी कि माइनस ए बाय 2.303 आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? माइनस 2000 दी हुई है। Ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। क्या मैं यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लूंगी? हाँ मैम, 2.303 और किलो जूल में निकालना बेटा। अब यहाँ पे फंसना नहीं है। आर की वैल्यू जो 8.314 जूल होती थी उसको 1000 से जरूर डिवाइड कर दे, क्योंकि आपसे किलो जूल में पूछी है। और अगर आप 8.314 लिखोगे तो आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा। आपको जूल में, निकालना है किलो जूल में। तो बस 3 से ये 3 गया, इसको 8 मान लो, ये 16 और 2 ये 32। 32 के आसपास कोई है क्या ऑप्शन? यस, ये वाला। लास्ट वाला। ऐसे करना है, Last वाला. ठीक है। एक तुम ट्राई करोगे क्या? चलो एक लास्ट तुम ट्राई कर लो, ये भी जेई में आया था। करना एक बार इसको, बस फिर छोड़ रही हो, छुट्टी कर रही हो तुम्हारी। मैम एक बार क्वेश्चन समझा दें। एक बार ये करके देखो, बाकी बच्चे इसके साथ ही मैं समझाती हूँ फील्ड वर्क दोबारा से इसको, ठीक है। तुम्हारा नेटवर्क नहीं है क्या आज? यस सर। क्योंकि जनरली तुम इतना ऐसे मेरे को नहीं कहते ना मैम दोबारा समझा दो, आज पहली बार बोल रहे हो। कोई नहीं, इस क्वेश्चन के थ्रू दोबारा समझा दूंगी। एक बार बाकी बच्चे ट्राई कीजिए। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। आर की वैल्यू बोल रखी है कि 8.3 लेनी है, बट जो आंसर है वो कोई किलो जूल में रिपोर्ट करना है। फीडबक्स जो मैंने एलएन वाली तुम्हें फॉर्म लिखवाई है ना, वो एक बार लिख बेटा और कंपेयर करो ऊपर वाली इक्वेशन से। मैम राइट हैंड साइड में के क्या है? क्या है? मैम राइट हैंड साइड में के क्या है? अभी बता दो। अभी उसको मत काउंट करो, आपकी -2 × 10⁴ ले लो, ठीक है। मैम जिसका 246। कर लेना। कितना? 246। 246। मैम 167. ओके, किसी का 166, 167, ठीक है। और बाकी करो। कंपेयर करूं मैं इसको, इससे कंपेयर करो तो -EA/R कितना है मेरा बेटा? -2 × 10⁴ के, यही है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी? 2 × 10⁴ × 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और ये केल्विन था अर्पित, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, रेट कांस्टेंट नहीं था वो। अब आपको बेटा आंसर किस में निकालना है? आपको 8.3 दिया हुआ है ना, ये ले लो। आपको किलो जूल में आंसर निकालना है, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड। तो बस ये तो आ गया तुम्हारा। कितना आ गया? मैम 160। ऊपर केल्विन कैसे आया था? बेटा देखो, इन्होंने ना के दिया हुआ था साथ में, अगर तुम नोटिस करो मैम तो। 24 कर दिया। ठीक, क्या कर दिया? 24 क्या कर दिया? मैम 3 8 24 कर दिया, 16 होना था वो। अच्छा, देखो यहाँ पे के दिया हुआ है ना, पीर बख्श या जिसने पूछा है मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या है? यहाँ पे केल्विन है, क्योंकि आर की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल पर केल्विन पर मोल, तो वो पर केल्विन से यहाँ पे केल्विन कैंसिल आउट हो रहा है। यस मैम। ठीक है, कर लोगे? बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए यस मैम। ठीक है। चलिए बच्चों।
ठीक है, देखिए आ रहा है वो थोड़ा कोई भी डाउट हो पूछ लेना और हम कल मिलते हैं, फिर आगे इसको करेंगे, ठीक है। बाय मैम वो पीछे ग्राफ्स में थैंक यू मैम। end ओके में मैम, बाय मैम, थैंक Thank यू you. मैम। थैंक